हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर मानव रिसोर्स का तीसरा लेक्चर देखेंगे। आज हम लोगों को देखना है जनसंख्या की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस। यानी कि इसके पहले हमने आपको बताया है कि किसी भी देश का या किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन होता है वह उसमें जितनी स्किल, एजुकेशन और हेल्थ जिसकी बेस्ट होती है या अच्छी होती है, वह ह्यूमन देश के लिए समृद्धि या विकास में उत्तरदायी होता है, और जिसका एजुकेशन, स्किल आदि पिछड़ा होता है वह देश के ऊपर भार होता है। आज देखना है जनसंख्या की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस कैसे तैयार होती है। फिर वहीं पर चलेंगे किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता, वहाँ की साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, जीवन प्रत्याशा पर आधारित, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेंसी, ठीक ना, जीवन प्रत्याशा पर आधारित स्वास्थ्य और स्किल यानी कि कौशल, ये तीन आधार हैं जो किसी देश की जनसंख्या के गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले साक्षरता, एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जैसे पीछे हमने आपको शकल की कहानी सुनाई थी। शकल के पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन का अगर कोई कारण था तो वह था एजुकेशन, क्योंकि उसके माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए, और उसके कारण उसने उच्च आय प्राप्त करना शुरू की। तो जो शिक्षा है वह जो है समाज के विकास में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी जो हमारा सोसाइटी है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो हम लोग अगर एजुकेशंस की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस है उसको जनरेट करने में एजुकेशन की तरफ से क्या प्रयास किए गए, तो हम लोग चले सबसे पहले शुरू करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 5 ईयर प्लान्स लाए गए, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया। तो जो पंचवर्षीय योजना है अगर उसकी हम बात करें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो मात्र 18% यहाँ की लिटरेसी रेट थी, यानी साक्षरता दर कितनी थी? 18% थी। पंचवर्षीय योजना में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया वह बजट का, यानी जो बजट आता है उसका जो है हमारे देश का जो बजट था उसका 0.64%, यानी कि इस 64% की बात करें तो यह 151 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं जो इसके पहले पंचवर्षीय योजना आई, तो हम लोग 11वीं से लेते हैं क्योंकि जनगणना वहीं पर हुई थी। उसके बाद से रिकॉर्ड अभी आए नहीं, नए पंचवर्षीय योजना में आएगी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जब की गई तो भारत में एजुकेशन का जो परसेंट था वो 74.04% यहाँ की साक्षरता दर थी, ठीक है। इस समय अगर कहें तो भारत अपने बजट का 3% शिक्षा में या एजुकेशन के तहत क्वालिटी पॉपुलेशंस की क्वालिटी तैयार करने में इन्वेस्ट किया जाता है, और ये जो 3% है ये 3677.90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया, ठीक है ना। यानी एजुकेशन डेवलपमेंट के तहत सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट किए या जो प्रयास किए उनके बारे में एक ये संक्षेप सा विवरण है। सरकार एजुकेशन की वृद्धि तो की,
18% से हम 74% तक आ गए, यानी कि हम लोगों ने 74% साक्षरता दर में परिवर्तन किया। लेकिन इसमें अभी भी अनेक प्रकार के डिफरेंट हैं, अनेक भिन्नताएं हैं। उन भिन्नताओं में देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि 74% हमारा एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है हमारे कंट्री का वो 74.04 है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें तो केरल जैसे स्टेट में यही लिटरेसी रेट 94% है, ठीक है ना। तो वहीं बिहार जैसे स्टेट में यही लिटरेसी रेट 62% है। ये डिफरेंट। दूसरा डिफरेंट देखते हैं पुरुष और महिला में, मेल एंड फीमेल में। तो मेल और फीमेल में लगभग 16% लिटरेसी रेट का अंतर है। 74.04% हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट है, जिसमें अगर हम पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो वह 82.14% है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 64.46, ठीक है ना। 65 कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, 16% हो जाएगा, 65.46% है। यानी इन दोनों का अगर डिफरेंट निकालें, अंतर निकालें, तो लगभग 16.6% का दोनों में डिफरेंस है या अंतर है। तो आखिर इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए सरकार ने गवर्नमेंट ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? तो इस डिफरेंट की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट में पहले एक चीज़ और समझ लें कि भारत इस एजुकेशन डेवलपमेंट के तहत लगभग 5 लाख गाँवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराए। लेकिन जो हमारे एजुकेशन का लो स्टेटस, गवर्नमेंट स्कूल्स, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, उनके लो स्टेटस और जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनके बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारण, जिसे हमने आपको बीच में पढ़ाई छोड़ देना, अगर 14-15 वर्ष के बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं तो उसे निवल उपस्थिति अनुपात, नेट अटेंडेंस रेशियो कहा जाता है। तो निवल अनुपस्थिति अनुपात अधिक होने के कारण, यानी बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारण यह डिफरेंट तैयार होता है। आप सामान्यतः देखें तो पुरुष महिलाओं में महिलाएं की साक्षरता दर कम इसलिए है क्योंकि अभी भी बहुत सी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। जो लड़कियां अभी पढ़ती भी हैं तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इंटर या ग्रेजुएशन के आगे पढ़ पाती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार केरल, बिहार में अगर देखें तो बिहार में अधिकांश मजदूर वर्ग के बच्चे हैं जो थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद काम पे लग जाते हैं और वह पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इस कारण से ऐसा डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से प्रयत्न किए गए जिनके तहत हम अपने इस पॉपुलेशन के लिटरेसी रेट को बढ़ा सकें? तो हम थोड़ी सी योजनाओं के बारे में यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से योजनाएं लाए गए। तो सर्वप्रथम अगर कहें 2010 यानी 2010 में सर्वप्रथम अगर कहें तो जो सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया, इसे सर्व शिक्षा अभियान ही कहते हैं इंग्लिश में, सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया, जिसके तहत यह प्रयास किया गया कि 14 वर्ष से आयु के कम के बच्चे अनिवार्य रूप से विद्यालय पहुंच पाएं या पहुंचें। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य घोषित किया गया। इसको कहते हैं कि इसे कहते हैं वनरेबल, मतलब कि वनरेशंस ऑफ एलिमेंट्री रेट्स कहते हैं, सार्वभौमिक लक्ष्य है। तो इसके साथ साथ सार्वभौमिक लक्ष्य घोषित करने का काम किया गया। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, एनरोलमेंट
बढ़े, इसके लिए भी जो योजना लाई गई उसमें से दो हैं। एक सेतु पाठ्यक्रम, सेतु पाठ्यक्रम मतलब ये बच्चों को जोड़ने के लिए एक प्रकार से अगर कहें तो सेतु पाठ्यक्रम होता क्या है, ब्रिज कोर्स होते हैं, जैसे अनेक ब्रिज कोर्स होते हैं, ठीक है ना। और स्कूल लौटो शिविर, स्कूल लौटो शिविर यानी कि कम बैक स्कूल जैसी योजनाओं को लाया गया। इसके अलावा नामांकन बढ़ने के लिए, बाद में नामांकन बढ़ने के लिए दोपहर का भोजन जिसे मिड डे मील कहते हैं, दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई, मिड डे मील की व्यवस्था की गई, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 12 जो पंचवर्षीय योजना आई थी 12वीं, उसमें हायर एजुकेशन की बात करें तो 2017-18 तक अगर बात करें तो भारत में हायर एजुकेशन का जो परसेंटेज था वो लगभग 25.2% था, यानी इतने ही बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, जिसे 2021 में इस लक्ष्य को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे अगर कहें तो 26% पूरे विश्व का हायर एजुकेशन का परसेंटेज होता है, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पर और वह है स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा। तो हम लोग स्वास्थ्य की बात करेंगे कि स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट कैसे करके क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जनरेट किया जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा आकलन जो होता है वो है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती क्या है? इसमें देखिए साफ साफ अर्थ है जीवन के प्रति आशा, यानी जीवन प्रत्याशा उस आयु मानक को कहा जाता है जो किसी देश के लोगों के जीने की औसत आयु होती है। यानी किसी भी देश के लोगों के जीने की जो औसत आयु निकाली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में अगर देखें तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 68 वर्ष के आसपास है। ये 2017 में लगभग 67 पॉइंट कुछ थी, अब वर्तमान समय में लगभग 68 ईयर है जो यहाँ के लोगों के जीने की औसत आयु है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं जन्म दर और मृत्यु दर। यह दोनों भी तय करते हैं कि वहाँ की हेल्थ स्टेटस कैसा है। जन्म दर आप लोग जानते होंगे, प्रति 1000 व्यक्तियों के मध्य जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम लोग जन्म दर कहते हैं। और वर्तमान समय में भारत का जो जन्म दर है वो लगभग 21.4 व्यक्ति प्रति 1000 है, यानी 1000 व्यक्तियों में इतने बच्चे जन्म लेते हैं। मृत्यु दर सेम, प्रति 1000 व्यक्तियों के मध्य जीवन यापन के बाद मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, और ये हमारे यहाँ लगभग 7 व्यक्ति प्रति 1000 है, ठीक है। इस बात की बात करें तो हम लोगों ने भारत की हेल्थ फैसिलिटी को सुधारने के कारण यहाँ का जो मृत्यु दर है वह कम हो गया, और फैसिलिटी अच्छी होने के कारण, यहाँ सुधार होने के कारण यहाँ का जन्म दर अधिक है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि होती है। चौथा देखते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं, और ये हैं 40 शिशु प्रति 1000। भारत में प्रति 1000 पैदा होने वाले बच्चों में 1 साल से पहले 40 शिशु की डेथ हो जाती है। अगर इससे हम पीछे चले जाएं और अगर हम इसकी बात करें कि 1951 में यह कितना था,
तो 147 था, 147 बच्चों की डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो सरकार द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करके भारत के लोगों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने, उनके जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने और बच्चों के निःशुल्क टीकाकरण, पोषाहार जो पोषण, ठीक है ना, आयुष्मान चिकित्सा आदि योजनाओं के द्वारा, ठीक है ना, यह फैसिलिटी प्रदान की जाती है, या कहें कि लोगों को के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित करना, जिससे व्यक्ति आसानी से अपने हेल्थ का केयर कर सकें, हेल्थ की देखभाल कर सकें। वर्तमान समय में एक आकलन है कि भारत में कुल मेडिकल कॉलेजों की अगर संख्या देखें, मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो यह अगर कहें तो कुल 532 हैं। इन 532 में 272 जो है गवर्नमेंट हैं, यानी कि ये सरकारी हैं, बाकी सभी प्राइवेट हैं। ये भारत के मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें बच्चे हायर मेडिकल की हायर एजुकेशन से, जिसे MBBS या नीट कह सकते हैं, की तैयारी करने जाते हैं। इसके अलावा डेंटल कॉलेज की संख्या भी इसी प्रकार है। भारत के 4 राज्य, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, कर्नाटक, महाराष्ट्र व तमिलनाडु, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पर सबसे अधिक मात्रा में मेडिकल कॉलेज हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था स्थापित है, यानी सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज इन्हीं स्टेटों में स्थित हैं। नेक्स्ट चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट। अगले लेक्चर्स पे हम लोग बेरोज़गारी के बारे में देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। आज यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।